हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम प्रोबेबिलिटी का 5th क्लास कर रहे हैं और ये आखिरी क्लास होगा प्रोबेबिलिटी का क्लास 11 के लिए। ठीक है, क्लास 12 में प्रोबेबिलिटी का और काफ़ी सारी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्लास 11 में हम लोग का इतना ही सिलेबस में है, तो हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, तो अब पहले समझ जाते हैं ये एडिशन थ्योरम है क्या, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ऑलराइट, चलो हम लोग एडिशन थ्योरम क्या है पहले उसको लिख लेते हैं। हेडिंग लिख लो, एडिशन थ्योरम। ओके, तो ये पता तो चल रहा होगा सबको कि एडिशन थ्योरम जो है वो ऑफकोर्स किस में लागू होगा, एडिशन थ्योरम। ओके, तो एडिशन थ्योरम जो होता है ये प्रोबेबिलिटी का कौन सा जगह में यूज होता है। हमारा एक तो सिंगल एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट क्या होना चाहिए, सिंगल। एक एक्सपेरिमेंट में अगर हमको 2 या 2 से ज्यादा इवेंट मिला, अगर एक एक्सपेरिमेंट है उसमें से हमको 2 या 2 से ज्यादा मिला, तो उनको मिला के हमको अगर एक इवेंट बनाना है तो उस समय हम यूज करते हैं एडिशन थ्योरम। ओके, तो देखते हैं अगर it is used for a single experiment, by combining two or more events, तो इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेट का हेल्प ले सकते हैं। सेट जैसे पढ़े थे उसी हिसाब से हमको इसको डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। ओके, इसे मान लेते हैं 2 इवेंट ए और बी है, तो ए यूनियन बी का हम पता है हमको कि ए यूनियन बी का जो वैल्यू होता है, कार्डिनलिटी होता है, वो होता है एन ऑफ ए, ऑलराइट, प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर हमारे पास कोई भी 2 जनरल इवेंट आ गया, एनी 2 इवेंट आ गया, तो इन दैट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हम कैसे निकालेंगे। तो हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, मतलब उसका कंसेप्ट होता है क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट या फिर नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इन द इवेंट बाय नंबर ऑफ केसेस इन द सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे फेवरेबल केस क्या हो गया, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एन ऑफ ए यूनियन बी। तो हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालेंगे, तो इट विल बी एन ऑफ ए यूनियन बी बाय एन ऑफ एस। लेकिन एन ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू ही तो ये राइट हैंड साइड में लिखा है, तो इट इज योर एन ऑफ ए हो गया बाय एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ बी हो गया बाय एन ऑफ एस और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो इससे हमको पता चला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं इसको वेन डायग्राम में करने का कोशिश करूं, तो ये हमारा इवेंट ए है, ये हमारा इवेंट बी है। तो इवेंट ए, जब हम इवेंट ए लिख देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारा ये वाला पार्ट पूरा आ जाता है इवेंट ए में, है ना। और इवेंट बी जब हम करते हैं, तो इवेंट बी में इवेंट बी का प्रोबेबिलिटी जब लिखते हैं, तो हमारा ये वाला पार्ट फिर से आ गया ऐसे इवेंट बी। तो इवेंट ए में हम जब इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो ये वाला कॉमन पोर्शन का प्रोबेबिलिटी उसमें है। इवेंट बी जब करते हैं उसमें फिर से ये आ जा रहा है, मतलब 2 बार आ गया, तो एक बार तो हटाना पड़ेगा, इसीलिए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय एन ऑफ एस करके हम निकाल सकते हैं। तो इससे हमको पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना हो गया, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया
और एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, कोई भी दो इवेंट्स ए एंड बी के लिए, ये हो गया फॉर्मूला का परमुटेशन, ऐसा क्या नाम है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स, ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स। खत्म, ये कितना हो गया। अच्छा, अब सोचो कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता, तो अगर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता तो इन दैट केस हमारा उनका वेन डायग्राम कुछ ऐसे बनता, ये ए के लिए होता और ये बी के लिए होता। तो इन दैट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। या फिर हम इस फॉर्मूला से भी डिराइव कर सकते हैं, हमको पता है कि ए यूनियन बी का मतलब, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी 5 होता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी 0 होना चाहिए। तो लिख सकते हो चीज, फॉर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स A and B, for mutually exclusive at A and B, probability of A union B will be probability of A plus probability of B. That's all. ये हमारा probability का एडिशन थ्योरम हो गया। अगर हम दो ठो इवेंट लेंगे तो उनका एडिशन थ्योरम ये आता है। अच्छा, इसमें से हम एक और चीज निकालेंगे, मान लेते हैं, इसको नोट करके हम रख सकते हैं। नोट नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी हमको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। ओके, ये इवेंट के लिए तो कोई काम नहीं आएगा, हम इस इवेंट के बाद करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी, मतलब ए का प्रोबेबिलिटी पहले लिख देंगे। ओके, उसमें से माइनस कर देंगे किसका, ये जो कॉमन पोर्शन है उसका प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी। ऐसे अगर बी नॉट ए होता तो हम क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलो, अब हम दूसरा वाला पॉइंट लिखते हैं। दूसरा वाला पॉइंट है हमारा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, या फिर और लिख ले, ए और बी ऑकर्स तो अगर एग्जैक्टली वन ऑफ देम ऑकर्स का बात आता है, मतलब या तो खाली ए आएगा या फिर खाली बी आएगा। अगर खाली ए आएगा तो मैं बता दूं कि ये वाला पार्ट हम ले रहे हैं, दिस इज ओनली ए। ओके, और खाली बी आएगा तो मैं बता रहा हूं कि ये वाला पार्ट हम ले रहे हैं। इसका मतलब है कि बीच वाला पार्ट को पूरा हटाना पड़ेगा। जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बोलते हैं तो यहाँ पे ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी आया है, इसमें बीच वाला पार्ट है। अब इसको पूरा हटा दो, या फिर ऐसे सोच सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, जो ये वाला पार्ट होगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी में क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी में तो हम देख लिए क्या है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए अगर हम करेंगे तो इन दैट केस इट इज कमिंग समथिंग लाइक दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए में आया है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी में देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी था, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ दे और बी ऑकर्स पे क्या हो जाता है, ये वाला पार्ट जो कि a माइनस बी है, वो वाला पार्ट जो कि b माइनस a है। तो ये दोनों को जोड़ दोगे तो दिस प्लस दिस करोगे तो इट इज कमिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b।
तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम ऑकर्स के लिए ये आता है प्रोबेबिलिटी। क्लियर? और ये वाला जो हम देख रहे हैं ना, दिस इज नथिंग बट एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम ऑकर, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी ऑकर्स। तो ये हो गया उसका प्रोबेबिलिटी। तो ये हो गया एग्जैक्टली वन ऑफ देम ऑकर्स, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी ऑकर्स। ये हो गया ए हुआ लेकिन बी नहीं हुआ, ये हो गया बी हुआ लेकिन ये नहीं हुआ, और इसमें एटलीस्ट वन ऑफ देम ऑकर्स। तो ये हो गया हमारा एडिशन थ्योरम। हमको क्वेश्चन पढ़ना है और देखना है कि उसमें हमको पूछा क्या है, अकॉर्डिंगली हमको प्रोसीड करना है। तो ये समझ जाओ कि अगर दो ठो इवेंट है तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं लाइक दैट। लेकिन एडिशन थ्योरम यूज हो सकता है टू और मोर देन टू इवेंट्स। तो हम तीन इवेंट तक का बात करते हैं। अगर तीन इवेंट आ गया हमारे पास तो फिर उसका प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे। अगर हमारे पास तीन इवेंट आ गया तो उसका प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या रास्ता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी सी तीन इवेंट है अगर, तो उनका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो पहले तो तीनों को ऐड कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। पहले तीनों को ऐड कर देंगे, फिर क्या हो गया, तीनों का इंटरसेक्शन माइनस करना पड़ेगा। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, फिर प्लस करके तीनों का प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ये तो तब हुआ फॉर एनी थ्री इवेंट्स ए बी सी, फॉर एनी थ्री इवेंट्स ए बी सी, एनी थ्री इवेंट्स ए बी सी, कोई भी तीन इवेंट ए बी सी हो गया तो ये हो गया उसका प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला। ओके, लेकिन अगर एबीसी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, अगर एबीसी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सारे 5 हो जाएगा। तो इन दैट केस ये फॉर्मूला कुछ ऐसे हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। बस इतना में खत्म, क्योंकि बाकी सब हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सबके प्रोबेबिलिटी। एज ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो हमारा ऐसे निकलता है प्रोबेबिलिटी। आज नहीं व्हेन लिखते हैं, व्हेन ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो ये कोई भी जनरल इवेंट के लिए ऐसा हो गया, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ या फिर एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। अब चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं इसका ऊपर, तो हमको पता चल जाएगा कि यूज कैसे किया जाता है। ओके, चलो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा है कि ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ऑर्डिनरी पैक एंड ए गैम्बलर बेट्स दैट इट इज ए स्पेड और एन एस, व्हाट इज द ऑड्स अगेंस्ट विनिंग द बेट। तो ऑड्स तो हम लोग पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में, है ना। तो ऑड्स निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। अगर हम उसका प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, पहले तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ऑड्स निकालेंगे। ठीक है, चलो अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या दिया है, उसमें से सैंपल स्पेस निकालते हैं, इवेंट निकालते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ओके, तो बोला है कि ए कार्ड इज ड्रॉन ऑर्डिनरी पैक ऑफ 52 कार्ड्स में बोल दूं, ऑफ 52 कार्ड्स, ऑफ 52 कार्ड्स। कोई भी ऑर्डिनरी पैक ऑफ 52 कार्ड्स में से हम क्या कर रहे हैं, एक कार्ड को ड्रॉ कर रहे हैं। तो व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस, एन ऑफ पेस 52 में से एक कार्ड ड्रॉ हुआ तो 52 C2, दैट इज 52 C1,
52C1 दैट इज इक्वल टू 52। अब हम दो तो इवेंट को डिफाइन कर देते हैं ना। यहाँ पे एक इवेंट क्या बोला है, स्पेड बोला है, और एक इवेंट क्या बोला है, एस बोला है। तो स्पेड हो गया एक इवेंट, बी हो गया एस। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी बोलूं तो ये क्या हो जाएगा, एस ऑफ स्पेड, एस ऑफ स्पेड, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। चलो अब इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट लिखने का कोशिश करते हैं। बताओगे मेरे को स्पेड में कितना टो है, कितना टो स्पेड है हमारा स्पेड में कितना टो कार्ड होता है, ऑफ कोर्स 13 कार्ड्स होता है। तो 13 कार्ड, हम क्यों खाली स्पेड के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इवेंट का हमारा डेफिनेशन ही ऐसा होता है कि ऑल फेवरेबल केसेस हम लेंगे। 13 कार्ड में से हमको एक कार्ड लेना है, तो दैट कैन बी डन इन 13C1 या फिर 13 वे से हम बोल सकते हैं दिस इज 13। फिर हम लोग बात करते हैं एस का, एन ऑफ बी, एन ऑफ बी हो गया एस। तो हम क्या कर रहे हैं, 4 कार्ड में से 4 एस कार्ड है ना, एक प्लेइंग कार्ड में 4 एस कार्ड है, उसमें से एक कार्ड ड्रॉ करेंगे, तो दैट कैन बी डन इन 4C1, दिस इज योर 4। तो एन ऑफ ए निकल गया, एन ऑफ बी निकल गया। अब हम बात करते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोला क्या है, एस ऑफ स्पेड, स्पेड का एस। अब जरा सोचो कि एस ऑफ स्पेड, स्पेड में कितना ठो एस होता है, only one, and that one we have to take. So 1C1 is equal to 1 वेज, या फिर C1 ना लिखने से भी चलता है। तो ये सब तो हम निकाल दिया। अभी हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला डालते हैं, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुआ तो हम प्रोबेबिलिटी का पूरा फॉर्मूला डाल देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हम इसमें वैल्यू डालना चालू करते हैं। क्या क्या वैल्यू दिया है देखते हैं। ये 13/52, 4/52, 1/52। 13/52 प्लस 4/52 माइनस 1/52। क्लियर? एलसीएम ले लो, सिंप्लीफाई कर लो। एलसीएम कितना आ रहा है, 52, ऊपर क्या आया 13 प्लस 4 प्लस 1 माइनस 1 है, सॉरी। So this is giving me what, 16/52, and 16/52 को अगर मैं 4 में कैंसिल कर लूं तो कितना आता है बताओ, 4/15। एंड ये जो है ना इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप सबको आराम से समझ में आया है क्वेश्चन। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है जरा देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया क्या है। अगला क्वेश्चन जो है ना वो कुछ ऐसा है, ठीक है। दिया क्या है कि ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 200 balls नंबर्ड फ्रॉम 1 to 200, ओके। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय, फर्स्ट बिट बोला है 2 और 5, सेकंड बिट 2 और 3 और 5। इतना तो समझ जाओ, हमेशा हम जब भी हम यूज करते हैं, क्या नाम है बताओ, एडिशन थ्योरम, एक्सपेरिमेंट एक ही तो होना चाहिए, सिंगल एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कार्ड ड्रॉ किया, बॉल ड्रॉ किया, फिर से ड्रॉ किया, फिर से ड्रॉ किया, ऐसे नहीं। सिंगल एक्सपेरिमेंट में हम एडिशन थ्योरम लगाते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। 200 बॉल्स आर देयर, उसमें से एक तो बॉल लिया गया, जैसे 1 2 3 ऐसे करके हमारे पास 200 बॉल्स आर देयर। तो हम क्या करें, एक तो बॉल इसमें से ले रहे हैं। तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा फिर, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 200C1 इज इक्वल टू 200, क्योंकि NC1 का वैल्यू हमको पता है कि हमेशा के लिए एन ही होता है, सॉरी एन होता है। तो इट इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब हम लोग फर्स्ट बिट में आ जाते हैं, दोनों इवेंट को डिफाइन कर लेते हैं। इवेंट ए बोला क्या है हमको, नंबर इज डिविजिबल बाय 2, नंबर is divisible by 2, ओके। और सेकेंड इवेंट को हम बी नाम दे देते हैं और इसको डिफाइन करते हैं, नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो फिर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 5, that is 10।
नंबर 10 से डिविजिबल होगा। तो ये हमको दिया है ए, बी और ए इंटरसेक्शन बी। अब जरा सोचो कि हमारा 1 से लेकर 200 का बीच में नंबर हम लिखेंगे तो कितना टू नंबर डिविजिबल बाय 2 है? 100। चल, तो इससे हमको पता चल गया कि n ऑफ a हो गया 100 C1। 100 C1 होता है हमारा 100। n ऑफ a खत्म। अब इसमें से हम n ऑफ b लिख लेते हैं। n ऑफ b हमारा हो गया कितना? 40 C1 दैट इज इक्वल टू 40 और n ऑफ a इंटरसेक्शन b ये हो गया कितना? 10 से डिविजिबल 20 तो नंबर है तो हम 20 C1 लिख सकते हैं दैट इज 20। आई होप सबको समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट सब। ओके, तो n ऑफ a, n ऑफ b, n ऑफ a इंटरसेक्शन b निकल गया। तो फिर हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला डाल देते हैं, है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। डन। अब a का प्रोबेबिलिटी कितना है? 100 by 200। So this is giving me 100 by 200। 100 divided by 200 प्लस b हो गया हमारा कितना? 40 by 200 माइनस 20 by 200। सबको आराम से समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं, आसान था क्वेश्चन तो था ये। एलसीएम हो गया हमारा कितना? 200। तो नीचे आ गया 100 प्लस 40 माइनस 20 जो कि 120 बाय 200 आ गया। और इसको 40 में कैंसिल कर दे तो 3/5। ओके, इसका पिछला वाला क्वेश्चन हम लोग आधा किए शायद, उसमें पूछा कुछ और था कि ऑड्स अगेंस्ट विनिंग द बेट। ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकल गया। वो जो बेट किया था वो क्या नाम है उनका? गैम्बलर जो बेट किया है उसका ऑड्स अगेंस्ट पूछा है। ऑड्स अगेंस्ट हमको कैसे निकालना होता है? ऑड्स अगेंस्ट हम कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ऐसे ऑड्स अगेंस्ट निकाला जाता है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया। ई बोलने से ए यूनियन बी मान लो 4/13 है, तो इसका ये कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ये 9/13 आ रहा है। 9/13 इज टू 4/13 हुआ। तो 9:4 एक्चुअली इसका आंसर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, है ना? ऑड्स अगेंस्ट यहाँ पे पूछा था, हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किए थे। ओके, एनीवे यहाँ पे तो ऑड्स अगेंस्ट नहीं पूछा है, यहाँ पे सीधा सीधा उसका प्रोबेबिलिटी पूछा है कितना है। एंड वी कैन सी दैट द प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? 3/5। ओके, चलो अब हम लोग सेकेंड बिट करते हैं इसका। सेकेंड बिट बोला है कि 2 और 3 और 5 मतलब 3 इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है, 3 इवेंट का एडिशन थ्योरम डालना है। ठीक है, हम डिफाइन कर देते हैं। डिविजिबल बाय 2, ए हो गया हमारा डिविजिबल बाय 2, बी हो गया हमारा डिविजिबल बाय 3 और सी हो गया डिविजिबल बाय 5। 2 और 3 और 5 तो ए, बी और सी निकल गया। अब हम क्या करते हैं? उनका इंटरसेक्शन लेना चालू करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, जब मैं ए इंटरसेक्शन बी लूंगा इट इज व्हाट? डिविजिबल बाय कितना हो जाएगा? 2 और 3 मतलब 6 हो गया। अब हम ए इंटरसेक्शन सी भी ले लेते हैं तो डिविजिबल बाय 2 और 5 मतलब 10। और अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी ले लू तो इट इज डिविजिबल बाय कितना हो गया बताओ तो? 3 इंटरसेक्शन 3 और 5 मतलब 15। और फाइनली लेट मी टेक ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा? 2 और 3 और 5 मतलब कितना हो गया? 30।
ठीक है, चलो अब एक एक करके निकालते हैं ये सबका क्या क्या वैल्यू है, सबको निकालते हैं कितना कितना वैल्यू होता है उनका, तो फिर उसको यूज करेंगे। तो एन ऑफ ए ये तो 100 C1 ही है, 100 C1 इज इक्वल टू 100। एन ऑफ बी हमारा है कितना जरा देखते हैं, डिविजिबल बाय 3। तो 3 से डिविजिबल कितना था नंबर है 1 से लेकर 200 तक। चलो इसको डिवाइड कर दो 3 में, 66 पॉइंट समथिंग आ रहा, तो 66 ही आना चाहिए। 66 C1 इज इक्वल टू 66। ये एपी वाला फॉर्मूला लगा के भी हम कर सकते हैं। एन ऑफ सी इज इक्वल टू 40 C1 इज इक्वल टू 40। एपी वाला फॉर्मूला कैसे लगाओगे बताओ? फर्स्ट टर्म ले लेना, लास्ट टर्म ले लेना, डिवाइड बाय 3 बोला है तो फर्स्ट टर्म 3 है, लास्ट टर्म आई थिंक इट इज कमिंग 198। तो इसके बाद ए एन का यूज कर देना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो निकल जाएगा। तो हो गया इतना। फिर डिविजिबल बाय 6 बोला है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, डिविजिबल बाय 6 कितना नंबर होगा बताओ? तो 200 बाय 6 कितना होता है? 33 पॉइंट समथिंग आता है। तो 33 C1 इज इक्वल टू 33। फिर डिविजिबल बाय 10, ये तो आसानी है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी का कितना हो जाएगा? दिस इज कमिंग 20 C1, 10 है ना, तो इट इज 20। उसके बाद आ गया क्या? बी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। 15 से डिविजिबल कितना नंबर है? 15 से डिविजिबल कितना नंबर है? आई थिंक इट इज कमिंग 13। तो 13 C1 is equal to 13 and divided by 30 n of A intersection B intersection C is equal to 6 नंबर से, जो कि 30 से डिविजिबल है। So this is what we are getting. So simple. अब ये सब वैल्यू कहां से आया? एपी वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं हम लोग। फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, फिर कॉमन डिफरेंस, जिसका जितना भी दिया है डिविजिबल वही हो जाएगा, फिर निकाल लेंगे सब। अब हम निकालते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है इसका। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी minus probability of B intersection C minus probability of A intersection C plus probability of A intersection B intersection C। तो अगर मैं इसका वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा देखते हैं। 100 by 200 plus what is it 66 by 200 plus probability of C कितना है 40 है, 40 by 200 minus 33 by 200 minus B intersection C 13 है, 13 by 200 minus A intersection C कितना है 20, 20 by 200 plus ये बन गया हमारा कितना 6 by 200। चलो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 200। तो इट इज कमिंग 100 plus 66 plus 40 minus 33 minus 13 minus 20 plus 6 by 200। हो गया इतना क्लियर? चलो अब देखते हैं क्या होगा आगे। तो ये हो गया हमारा 100 206 212 212 से 20 गया तो 192 आया, 192 से ये हो गया हमारा 46। इट इज कमिंग 192 से 46 गया तो मतलब 146 बाय 200, ये हमारा 73 बाय 100 आ गया। समझ में आया क्वेश्चन?
पक्का? चलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं था, उसमें आराम से कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर, फर्स्ट बिट बोला है कि रेड और ब्लैक, सेकंड बिट बोला है हार्ट और फेस कार्ड। ओके, तो एक्सपेरिमेंट एक ही तो हुआ है, सेम एक्सपेरिमेंट में सब चल रहा है। तो बता पहले क्या बोला है कि टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। चलो इसमें सैंपल स्पेस लिखते हैं पहले। n of s is equal to 52 C2। अब हम लोग फर्स्ट बिट करते हैं तो दोनों इवेंट को डिफाइन कर देते हैं। a is equal to क्या बोला है? they are red। a हो गया हमारा रेड कार्ड, मतलब 2 रेड कार्ड्स, 2 रेड कार्ड्स। और b हमारा हो गया क्या बताओ? 2 ब्लैक कार्ड्स। b हो गया हमारा 2 ब्लैक कार्ड्स। और A इंटरसेक्शन भी क्या होना चाहिए? 2 रेड एंड ब्लैक कार्ड्स। ये पॉसिबल है क्या? रेड एंड ब्लैक कार्ड ऐसे पॉसिबल हो गया क्या? नहीं होगा। इसका मतलब ये दो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो अगर इनका मैं इंटरसेक्शन निकालूं तो ये 5 होगा। एनीवे, अब हम लिखते हैं 2 रेड कार्ड्स कितना से मिलेगा भाई? 2 रेड कार्ड्स हम कितना कार्ड से ड्रॉ करेंगे? हमारे पास रेड कार्ड कितना है? 26 है ना, तो हम 26 में से 2 ठो रेड कार्ड 26 C2A में ले सकते हैं। 2 ब्लैक कार्ड्स भी हम देख रहे हैं कि ब्लैक कार्ड्स भी हमारा 26 है, तो 26 C2 हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ n ऑफ b। और n ऑफ a इंटरसेक्शन b का अगर मैं बात करूं तो इट इज कमिंग 0। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, दैट्स ऑल। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो यहाँ पे हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं A एंड B आर mutually exclusive। A and B are mutually exclusive। ओके, अब चलो वैल्यू डालते हैं इनका। प्रोबेबिलिटी ऑफ A, तो n ऑफ A 26 C2 बाय 52 C2 हो गया, प्लस 26 C2 बाय 52 C2 हो गया। ये हो गया 2 इंटू 26 C2 बाय 52 C2। क्लियर है ये सवाल? फर्स्ट बिट हो गया। चलो अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड बिट में, हार्ट और फेस कार्ड्स। सेकंड बिट बोला है कि हार्ट और फेस कार्ड्स, ये बोला है सेकंड बिट में। ओके, सेकेंड बिट हमको बोला है हार्ट और फेस कार्ड्स। चलो सेकेंड बिट करते हैं। अभी दोनों इवेंट को डिफाइन कर देते हैं। A इज इक्वल टू 2 हार्ट कार्ड्स और B हो गया हमारा क्या? 2 फेस कार्ड्स। तो फिर A इंटरसेक्शन B करते हैं। अभी कितना होता है देखते हैं। 2 फेस कार्ड्स ऑफ हार्ट, ये होता है क्या? फेस कार्ड्स ऑफ हार्ट। हार्ट में हमारा फेस कार्ड है क्या? 2 ठो? हाँ है ना, 3 ठो फेस कार्ड है हार्ट में, मतलब यहाँ पे कुछ एलिमेंट मिलने वाला है कॉमन। ठीक है, चलो n ऑफ A बता दो मेरे को क्या हो रहा है। n ऑफ A हमारा बोला क्या है? हार्ट कार्ड। हार्ट कार्ड 13 ठो है, 13 में से मैं 2 ठो ले रहा हूं, तो 13 C2A हो गया हार्ट। अब हम लोग बोलेंगे फेस कार्ड्स। फेस कार्ड हमारा है कितना ठो? 12 ठो है। 12 फेस कार्ड में से हम 2 ठो फेस कार्ड लेंगे 12 C2A में। और तीसरा हो गया क्या? n ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना आ जाएगा बताओ? 2 फेस कार्ड्स ऑफ हार्ट। तो हार्ट का पास हमारा कितना ठो फेस कार्ड है? हार्ट का पास हमारा 3 ठो फेस कार्ड है। ओके, हार्ट का पास 3 ठो फेस कार्ड है।
तो उसमें से मेरे को 2 फेस कार्ड लेना है। ये A इंटरसेक्शन B इवेंट के लिए 3C2। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ नहीं, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B के जनरल फॉर्मूला को लगा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। हो गया सबका? चलो इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ अभी? 13C2 बाय 52C2। कैलकुलेशन में नहीं कर रहा हूं, कर लेना कैलकुलेशन। 12C2 बाय 52C2 माइनस 3C2 बाय 52C2। एग्जाम में तो हमारे लिए एक ही क्वेश्चन आएगा, एक या 2 क्वेश्चन आएगा, तो उसमें कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे काफी सब क्वेश्चन कर रहे हैं, 10-12 क्वेश्चन कर रहे हैं, सब में कैलकुलेशन करेंगे तो बेमसले में टाइम जाएगा। सबको पता होता है कि 13C2 कैसे निकालते हैं, 52C2 कैसे निकालते हैं। ओके, इसीलिए खुद कर लेना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या बोला है? अगला क्वेश्चन बोला है कि पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बिट बोला है सम इज 8 और 3 अपीयर्स ऑन वन ऑफ द डाइस। सेकंड बिट बोला है नीदर 9 nor 11। थर्ड बिट बोला नीदर ए मल्टीपल ऑफ 2 nor ए मल्टीपल ऑफ 3। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखते हैं ना। पेयर ऑफ डाइस मतलब 2 डाइस, 2 डाइस को अगर हम एक बार फेंकेंगे तो व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज 36 आ जाएगा ना। तो n of s इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब हम लोग अगर बिट a इवेंट करेंगे, बिट a करेंगे, बिट a में हमारे पास 2 इवेंट दिया है डिफाइन करके। वो 2 इवेंट क्या क्या है? एक तो हो गया सम इज 8, दूसरा हो गया 3 इज वन ऑफ द डाई, 3 अपीयर्स इन वन ऑफ द डाई। a हो गया सम इज 8, तो निकालने का कोशिश करते हैं। सम इज 8 और b बोला है हमको क्या? 3 अपीयर्स इन वन ऑफ द डाई, 3 appears in one of the die। ओके, चलो फिर हम लिखते हैं इसमें सारे एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत ज्यादा नहीं होगा तो हम इसमें लिख सकते हैं क्या क्या एलिमेंट होगा, तो थोड़ा क्लैरिटी आएगा ए इंटरसेक्शन भी निकालने का। ओके चलो सम इज 8, सम इज 8। अच्छा 8 कैसे होगा बताओ? पहला में 2, दूसरा में 6, मिलाने से 8 हो गया। इसका उल्टा कर लेंगे तो आराम से बन जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? सम इज 8, 3 पहला में, दूसरा में 5, या फिर पहला में 5, दूसरा में 3। 8 कैसे होगा? 4 और 4 लेके भी हो सकता है। सो दीज आर द एलिमेंट्स वी कैन राइट। अच्छा बी में बोला है कि 3 अपीयर्स इन वन ऑफ द डाई, तो फिर वहां कहां से चालू करें हम लोग? लिखते हैं, चालू करते हैं। 3 मान लेते हैं पहला में आया है, तो दूसरा में क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, ऐसे करके 6 तक आ सकता है। 3 3 3 4 3 5। ये हम वो केस ले रहे हैं जहां पे 3 पहला में आया है। अब 3 दूसरा में भी तो आ सकता है, 3 हमारा दूसरा में भी आ सकता है। तो हो सकता है क्या? 1 3 2 3 3 3 हम लिख चुके हैं, 4 3 5 3 और 6 3। ये बन गया हमारा वो सब केसेस जहां पे 3 किसी एक डाई में आता है, या तो पहला में या फिर दूसरा में। ओके यहाँ पे तो दोनों में आ गया, पहला में भी आया, दूसरा में भी आया। चलो अब हम क्या करते हैं? ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है? वो एलिमेंट होता है जो कॉमन होता है दोनों में। आई कैन सी कि कॉमन एलिमेंट जो यहाँ पे है ना, वो कौन कौन सा है? 3 5 5 3, वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। आई कैन सी मतलब ये दोनों को हम कॉमन करके लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा 3 5, देन वी हैव गॉट 5 3, दैट्स ऑल। तो ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल देते हैं। क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं मिला तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, तो पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला लिखना जरूरी है नहीं, लेकिन कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है उसको जानना जरूरी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा 5/36, 5 डिवाइडेड बाय 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा हमारा, ये 11 है शायद, 11/36 minus 2/36. So this is giving you what? 11 plus 5, 16 minus 2, 14/36. 14/36 जो कि हमको दे दिया कितना 7/8, 18। समझ में आ गया सबको पहला बिट? ओके, अब हम दूसरा बिट में आते हैं। नीदर 9 नॉर 11। अच्छा, नीदर 9 नॉर 11 में मैं बता दूं ये क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी, इसको हम कुछ इस सिंबल में दिखाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और वो निकलता कैसे है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो पहले तो ये फॉर्मूला नोट करके रख लो। फॉर्मूला हमारा आ गया, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज करके प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ओके, तो ये कहां से आया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश? हम लोग पढ़े हैं डी मॉर्गन्स लॉ सेट में, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज सेम एज ए यूनियन बी का होल डैश। मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है ना, तो उसको मैं चाहूंगा तो लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश। तो सेट मेरे को अलाउ करता है ऐसे लिखने के लिए। क्लियर है ना? हो गया, चलो खत्म करो इसको। सेकंड बिट करते हैं नीदर 9 नॉर 11। चलो करते हैं बिट बी, नीदर 9 नॉर 11। ए हो गया, मान लेते हैं सम इज 9, बी हो गया हमारा सम इज 11। तो फिर ए में हम एलिमेंट लिख सकते हैं। 9 कैसे हो रहा है देख के लिख सकते हैं 3663, उसके बाद 4554, और क्या हो सकता है? और तो नहीं हो सकता, बस ये 4 ही होगा। अच्छा, 11 कैसे होगा 5 6 और 6 5। I don't think anything is coming apart from this one. नहीं आ रहा है ना कुछ। ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा भाई 5, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है दोनों में। तो सम 9 है, सम 11 है, कॉमन कैसे आ सकता है? तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट्स ऑल। क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो गया, ए इंटरसेक्शन बी 5 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में कितना 1 2 3 4, 4/36 प्लस 2/36, ये हो गया हमारा 6/36, जो कि हो गया 1/6। मतलब यू गेटिंग इट ना? चलो आगे। Therefore probability of neither 9 nor 11 is equal to probability of A dash intersection B dash, that is equal to probability of A union B का whole dash, that is equal to 1 minus probability of A union B, ये हमारा हो गया 1 minus 1/6 is equal to 5/6। आ गया सबको समझ में सेकेंड बीट? ओके, चलो अब हम लोग थर्ड बीट करते हैं। neither a multiple of 2 nor a multiple of 3। तो हम यहाँ पे multiple of 2 और multiple of 3 लेते हैं। C ये डिफाइन कर लेते हैं multiple of 2, मतलब सम इज इवन।
ओके, सम इज इवन और इसमें बहुत सारे एलिमेंट आएगा तो इसलिए खाली हम लोग एलिमेंट का कितना तो एलिमेंट है लिख देते हैं। 18 केसेस विल बी देयर। टोटल 36 केस होता है, उसमें 18 केसेस में सम इवन आएगा, 18 केसेस में सम ऑड आएगा। तो हम ये लिख लिए। बी मल्टीपल ऑफ 3, मतलब हमको 3 लेना है, 6 लेना है, 9 लेना है, 12 लेना है। ओके, तो 3 देखते हैं कैसे हो पाता है। 1 2 और 2 1, ये हमारा 3 हो गया। फिर 6 के लिए काफी सारे केसेस आएगा। 1 5 5 1 और क्या आता है 2 4 4 2 और क्या आ सकता है 3 3। ओके, 3 3। अच्छा, ये हो गया 6 के लिए। 9 के लिए 3 6 ऊपर में लिखा हुआ है 6 3। उसके बाद हमारा आ गया क्या 2 3 6 3 3 6 6 3 4 5 5 4 और 9 कुछ नहीं होगा। फिर 12 के लिए बात करेंगे तो दोनों में 6 है। तो ये हमारा मल्टीपल ऑफ 2 आया और ये मल्टीपल ऑफ 3 आया। तो A इंटरसेक्शन B अगर मैं करूंगा ये क्या आ जाएगा मल्टीपल ऑफ 6, जो कि आया 6 और 12। एंड आई कैन सी कि N ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होता है। तो यहां पे हम देख लेंगे 6 के लिए क्या है और 12 के लिए क्या है। 12 तो हमारे पास ये एक ही तो है 12, जबकि 6 के लिए हमारे पास कितना है 1 2 3 4 5, मतलब 5 वेज जो है 6 कॉमन आएगा और एक तो 12। तो टोटल 6 एलिमेंट्स विल बी देयर। तो n ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 6। ऑल ऑफ यू गॉट इट? समझ में आया ना सबको? अब हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B कितना निकलता है। ऑलराइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B डायरेक्ट फॉर्मूला डालते हैं। n ऑफ A 18 बाय 36, n ऑफ B देखो कितना टो हो रहा है कैलकुलेशन करके काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बाय 36, 12 बाय 36 माइनस ये हो गया हमारा कितना 6 बाय 36। सो दिस इज कमिंग 12 प्लस 18 24, इट इज कमिंग 24 बाय 36। 12 में काटने से आ गया हमारा 2 बाय 3। लेकिन सवाल में मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B नहीं पूछा है, बोला है कि नीदर ए मल्टीपल ऑफ 2 नॉर ए मल्टीपल ऑफ 3। तो हमको पूछा है कि A यूनियन B A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश is equal to 1 minus probability of A union B, that is equal to 1 minus 2 by 3। 1 minus 2 by 3 होता है 1 by 3। आई थिंक सबको समझ में आ गया? क्लियर? चलो ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखो ये है, ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन है हमारे लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B भी दे दिया मेरे को, प्रोबेबिलिटी ऑफ B भी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस B निकालने के लिए बोल रहा है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस B का जो फॉर्मूला अगर हम एक्सपांड करेंगे तो इट इज कमिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B तो मेरे को दे दिया है, मतलब मेरा पूरा ध्यान जो है, मेरा पूरा फोकस जो होना चाहिए कि कैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालें। तो उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला डाल देते हैं और वहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकाल देते हैं। तो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो जो डेटा पता है डाल देते हैं। 0.65 इज इक्वल टू, ये तो चाहिए मेरे को, प्लस ये गिवन है 0.4 माइनस ये हो गया हमारा 0. कितना दिया रे 15 तो ये इधर आ गया तो आ गया कितना 0.65 प्लस 0.15 माइनस 0.4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इससे हमको पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू होता है 0.4। बट मेरे को तो ये पूछा है a माइनस बी का प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस बी इज गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। वो हम देख चुके हैं फॉर्मूला में ऐसा होता है। तो 0.4 minus 0.15, this is giving you 0.25. That's all. खत्म? ओके, चलो अगला सवाल करते हैं। हाँ, ये हमको दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर इसी टाइप का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है। अरे ये तो अभी निकल जाएगा ना, हम वैसे निकाले थे 2 क्वेश्चन। वो हम लोग का क्या था, क्या बोलते हैं उसको, वर्ड प्रॉब्लम जैसा टाइप था। अभी इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया है, खत्म काम। और क्या है, और डिफरेंस कुछ नहीं है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सिंपल क्वेश्चन आ जा रहा है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये बन गया हमारा कितना, देखो 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8। तो एलसीएम हो गया हमारा कितना 8, इधर आ गया हमारा कितना बताओ 2 प्लस 4 माइनस 1 5/8। तो ये मेरे को पूछा है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये कॉम्प्लीमेंट के लिए ही पूछा है। क्या क्या सिंबल यूज होता है कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं एक क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं। ये सिंबल भी लिख सकता है और ये सिंबल भी लिख सकता है और इसका ये सिंबल भी दे सकता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। मैं जो पढ़ाया ये इंटरसेक्शन ये सिंबल पढ़ाया था, बट ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 माइनस 5/8 इज इक्वल टू 3/8। खत्म? ओके, चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन जो है ना, देयर आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इफेक्ट। अच्छा, यहाँ पे बोल दिया है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है साथ में एग्जॉस्टिव भी है। इसका मतलब है कि वो तीनों का अगर प्रोबेबिलिटी मिला दिया जाए इट शुड कम एज 1। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट में वही होता है कि उनका प्रोबेबिलिटी अगर मिला देते हैं तो इट इज कमिंग एज 1, ये होना चाहिए। तो लेट अस सी हमको क्या मिलता है, क्या दिया है क्वेश्चन में, है ना। अच्छा एक मिनट, ये क्वेश्चन में थोड़ा ये मिस्टेक है शायद। यहाँ पे मैं इसको 5:3 ना करके 5:8 कर देता हूँ, इसको 5:8 कर देता हूँ, है ना। 3 को 8 कर देता हूँ, ठीक है। चलो करते हैं। ओके, यहाँ पे ऑड्स दिया है, ऑड्स इन फेवर ऑफ द 2 इवेंट्स दिया है। चलो पहला इवेंट का नाम E1 ले लेते हैं, दूसरा इवेंट का नाम E2 ले लेते हैं। क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द ऑड्स अगेंस्ट द थर्ड इवेंट। E3 का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, फिर ऑड्स अगेंस्ट निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमको दिया है क्या है 7/4। तो मैं बताया था ना, अगर ऑड्स इन फेवर देता है, ऑड्स इन फेवर, अगर ऑड्स इन फेवर हमारे लिए m/n है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या होता है m/m+n, जो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे, है ना।
तो यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो जाएगा 7/7 + 4 कितना होता है भाई 7 + 4 11। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमारा कितना हो गया बताओ 5/13। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हमको पूछा है, तो हम क्या करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 को 1 लिखने वाले हैं। क्यों 1 होगा, कैसे 1 होगा, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है इसीलिए। तो हमको जो चाहिए उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको दूसरा तरफ ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। वैल्यू डालते हैं, इट इज कमिंग 1 माइनस 7/11 माइनस 5/113। तो एलसीएम मेरे को लगता है वो कितना रहा है 13 143। तो 143 इज कमिंग हियर, दिस इज 143 माइनस कितना हो गया 13 into 91 minus 55. Still it is wrong, it is coming wrong here. कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, it is coming negative actually. कितना है बताओ, ये 91 और 155 144 आ जा रहा है, तो 146 आ रहा है, तो -3/143 कितना आ रहा है, मतलब ये डेटा जो है गलत है, रॉन्ग डाटा। क्या हो गया ये रॉन्ग डाटा, क्योंकि हमारा किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो है ना वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो एक काम करता हूं, इसका आसान बनाने के लिए मैं एक आसान सा करेक्ट डाटा लेता हूं। जस्ट इमेजिन दिस वन, कुछ ऐसे करेंगे। एक काम करते हैं, इसको 2:9 ले लेते हैं। इसको क्या करते हैं 2:9 ले लेते हैं। ऑलराइट, तो देखो कोई क्वेश्चन करते समय अगर ऐसा आ गया, हम तो करेक्ट कर रहे हैं अभी तक, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुआ तो ओके, तो इन दैट केस हो सकता है डाटा भी हमारा कभी कभी गलत हो जाए। याद करो हम लोग सेट पढ़े थे, वहां पे कुछ डाटा दिया हुआ था, हम लोग उसमें क्वेश्चन में ही डायरेक्ट पूछा था क्या ये डाटा सही डाटा है, तो वहां पे भी हम लोग बोले थे कि नहीं गलत डाटा है कोई एक क्वेश्चन में। तो यहाँ पे ये डाटा हमारा गलत है। चलो अब अगर ये डाटा मैं करेक्ट करके थोड़ा दे रहा हूं चेंज करके, तो देखते हैं कि क्या आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अभी हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं किया तो 7/11 से। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 में अभी ले रहा हूं, ये 2:9 है तो 2/11 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 का वैल्यू जैसे मैं देख रहा हूं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आ रहा है। ओके, ये हमारा आ गया वैल्यू। तो आप देखते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके कितना आता है, 1 माइनस 7/11 माइनस 2/11, that is coming 11 minus 7 minus 9/11 minus 2/11, तो ये हमारा आ गया 2/11। सही है, अभी ये आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, इनके साथ सेम होगा जरूरी नहीं है, पॉजिटिव आना चाहिए, दैट्स ऑल। तो अब हम क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 तो निकल गया, सो ऑड्स अगेंस्ट, अगर ऑड्स अगेंस्ट हम निकालें तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 डैश इज टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ये हमको लिखना पड़ता है, जो कि हो गया क्या 9/11 इज टू 2/11, ये हो गया हमारा 9:2, दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग हियर। क्लियर है ना, चलो लिख लो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। बोला क्या, द फर्स्ट 12 लेटर्स ऑफ अल्फाबेट आर रिटन डाउन एट रैंडम, फर्स्ट 12 लेटर्स आर रिटन डाउन एट रैंडम, ये बोला है हमको। बोला है उसके बाद क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन ए एंड बी। लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन किए थे, याद करो नंबर, उस हिसाब से ये क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बनेगा। ओके, 12 नंबर से, तो यहाँ पे हमारा n ऑफ s का वैल्यू निकलना चाहिए कितना, 12 फैक्टोरियल, ठीक है। n ऑफ p का वैल्यू देखते हैं क्या क्या हो सकता है।
बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी हमारे पास 12 लेटर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो देखते हैं कि क्योंकि 4 लेटर आना चाहिए बिटवीन ए एंड बी, तो हम पहला एक केस लेते हैं कि यहाँ पे ए हो गया 1 2 3 4 5, ये बी हो गया। मतलब इनमें गैप जो है क्या होना चाहिए, फर्स्ट फिफ्थ होना चाहिए। मैं लिख दे रहा हूं आपके फर्स्ट फिफ्थ, फर्स्ट एंड फिफ्थ, ये केस हो सकता है। सेकेंड एंड सिक्स्थ, ये हो सकता है। थर्ड एंड क्या होगा, थर्ड एंड सेवेंथ। ओके, फोर्थ एंड एट्थ है क्या, फर्स्ट फिफ्थ 4 डिफरेंस होगा। हाँ, फोर्थ एंड एट्थ, फिफ्थ एंड नाइन्थ, फिफ्थ एंड नाइन्थ, और क्या हो सकता है बताओ, सिक्स्थ एंड टेंथ, सिक्स्थ एंड टेंथ। ओके, और क्या हो सकता है, सेवेंथ एंड 11th, और फाइनली क्या होना चाहिए, अरे गड़बड़ कर दिया हम लोग, फर्स्ट और फिफ्थ नहीं हो रहा ना, फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सॉरी ये गड़बड़ हो गया सारे, है ना। ओके, फर्स्ट एंड सिक्स्थ होना चाहिए, फर्स्ट एंड सिक्स्थ, और सेकेंड एंड सेवेंथ, और थर्ड एंड एट्थ, और क्या होना चाहिए, और फोर्थ एंड नाइन्थ, और फिफ्थ एंड 11th, और फाइनली क्या हो गया, सिक्स्थ एंड 12th, 6 एंड 12। सही हो रहा है क्या, फर्स्ट 6, सेकेंड 7, 8, 9, ओके, ये 10th है और ये 11th है, 10th और ये हो गया हमारा 11th। एक और होगा, और 7 एंड 12। ठीक है, तो हाउ मेनी केसेस वी आर गेटिंग एक्चुअली, 1 2 3 4 7 नंबर तक है, तो 7 इंटू 2, क्यों, क्योंकि ए एंड बी आपस में अरेंज हो सकते हैं, तो 7 पोजीशंस यू आर गेटिंग इंटू 2 फैक्टर वो लोग अरेंज हो पाएंगे, बाकी सब कोई भी कुछ जगह पे रहेगा चलेगा, है ना। बाकी यहाँ पे आप 10 जगह और बच जाएगा, 10 फैक्टोरियल हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया हमारा 7 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल बाय 12 फैक्टोरियल। So this is coming 7 into 2 into 10 factorial by 12 into 11 into this is 10 factorial. तो 10 factorial से 5 कट गया, 2 और 12 कट गया, तो हो गया हमारा कितना 6। तो इट इज आंसर इज योर 7 by 66। डन ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन बोला है क्या, A 5-figure number is formed by the digits 0, 1, 2, 3, 4. 5-figure numbers is formed by the digits 0, 1, 2, 3, 4. Find the probability that the number formed is divisible by 4. Okay? तो हमको बोला है कि नंबर जो है 4 से डिविजिबल है। तो 4 से डिविजिबल तो हम लोग परम्यूटेशन में पढ़ लिए थे ना कि एक नंबर 4 से डिविजिबल कैसे होगा। 4 से डिविजिबल भी होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका जो है लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। चलो सबसे पहले हम बनाते हैं नंबर क्या क्या बनता है। 0 1 2 3 4 है, हमको 5 डिजिट नंबर बनाना है। ओके, तो नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर क्या बनेगा देखते हैं। नंबर ऑफ
5 डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू, ये जो हमारा 5 डिजिट नंबर है 1 2 3 4 5 तो प्लेस है, ये जगह में हम क्या जीरो नहीं डाल सकते, 4 ways it can be done, रेस्ट ऑफ द प्लेसेस 4 फैक्टोरियल में फिलअप हो जाएगा। ये हो गया हमारा, कितना हो जाएगा हमारा 4 फैक्टोरियल मतलब 24 into 4 96 नंबर वी आर गेटिंग। ओके, उसके बाद डिविजिबल बाय 4 बोला है, नंबर विल बी divisible by 4 if last 2 digits are, चलो हम लोग चालू करते हैं यहां से, 04 हो सकता है, और क्या हो सकता है, और 04 हो गया 40, ये भी हो सकता है, फिर 12 हो सकता है, और क्या हो सकता है 1314 नहीं हो सकता, फिर 24, फिर हमारा हो गया क्या 42432। ओके, चलो इसमें दो केस बनाते हैं। केस 1, 1 2 3 4 5, ये जो लास्ट दो टो प्लेस है ना 2 वेज में मैं फिलअप कराता हूं, ये लास्ट दो टो प्लेस जो है एक साथ फिलअप कराता हूं 2 वेज में, और 2 वेज क्या हो गया बोलो, और 2 वेज हो गया या तो 04 है या फिर 40 है, 04 और 40। तो अब हमको क्या डरने का जरूरत है नहीं, क्योंकि 0 यहाँ पे यूज हो गया पक्का, 3 टो प्लेस बचा है, तो दिस कैन बी फिल्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज, मतलब कितना हो गया 3 फैक्टोरियल 6 होता है इंटू 2, 12 प्लेसेस वी आर गेटिंग हियर केस 1 में। केस 2 हमारा क्या है, फिर से हम 5 टो प्लेस लेते हैं, 1 2 3 4 5, जिसमें कि ये दो को मैं 3 वेज में फिलअप करता हूं। 3 वेज क्या हो गया 12 24 32, 12 24 32। बट इन दिस केस आई एम नॉट श्योर कि बाकी जो 3 टो डिजिट बच गया उसको सजाऊंगा तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए ये सजाने के बाद हम ये प्लेस में आ जाएंगे। ये प्लेस में 0 नहीं बैठेगा, बाकी कुछ भी बैठ सकता है, बाकी तो क्या जो भी 2 टो डिजिट बैठ सकता है। दिस कैन बी फिल्ड अप इन 2 वेज। अब ये 2 टो फिलअप हो गया है, मतलब 5 डिजिट भी मिल गया और डिविजिबल बाय 4 भी मिल गया, ये दोनों को कैसे भी सजाओ चलेगा, और 2 टो प्लेस बचा है तो 2 डिजिट बचा है 2 फैक्टोरियल। दिस इज 2 into 2 into 3, 2 into 2 12, अब 4 into 3 12 आ गया। Therefore n of e का वैल्यू जो है ना हमारे पास कितना आ जाएगा 12 plus 12 is equal to 24। बस यही हो गया, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ p निकाल देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ p is equal to 24 divided by 96, that is equal to 1/4। ओके, सही है ना, हाँ 12 हो गया। These are the only cases you are getting ना, इसमें और कोई केसेस तो नहीं मिल रहा है ना। 12 14 नहीं हुआ, 24 हो गया, 42 40 हो गया, 32 हो गया, 20 एक केस हमारा छूट गया, यहाँ पे एक केस हमारा 20 छूट गया, 20 भी डिविजिबल है। ओके, दिस इज 20 भी एक केस हमारा यहाँ पे है, तो ये हमारा कितना हुआ होगा बोलो 20 40 ये 20 हो गया, तो दिस इज 3 वेज, दिस इज 3 वेज, तो ये हो गया 12 नहीं ये 18 हो रहा है, दिस वन इज कमिंग 18, ये हमारा 18 हो गया, तो ये वाला पार्ट हमारा 18 हो रहा है, तो ये पार्ट हमारा 30 हो रहा है, तो गलत हो गया ना आंसर, हम लोग हमारा छूट गया था 30, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ p कितना हो जाएगा 30/96, 30 डिवाइडेड बाय 96, तो इसको हम कितना में काटेंगे 2 में काटने से 15/48 डन। ओके, चलो फिर हम लोग आज लास्ट क्लास करते हैं, और ये इस क्वेश्चन का भी लास्ट क्लास है और प्रोबेबिलिटी का भी लास्ट क्लास है, सोचो है ना।
चलो लिखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में, थोड़ा पढ़ते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक फेयर कॉइन विथ 1 मार्क्ड ऑन वन फेस एंड 6 ऑन द अदर फेस। मतलब हमारा नॉर्मल कॉइन जो है उस टाइप का कॉइन ये नहीं है। इस कॉइन में 1 और 6 मार्क किया गया है इन प्लेस ऑफ हेड एंड टेल। तो एक कॉइन और एक डाइस फेंका है बोला है, फिर उसके बाद बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी सम ऑफ द नंबर इज, फर्स्ट बिट बोला है 3, सेकंड बिट बोला है 12। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस देखते हैं, लिख लेते हैं सैंपल स्पेस क्या होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट विल नॉट बी वेरी लार्ज, सो हम लिखेंगे कॉइन में 1 आया, डाई में 1 आया, कॉइन में 1, डाई में 2, कॉइन में 1, डाई में 3, ऐसे करके हम लिखते जाते हैं 1 4, देन 1 5 एंड फाइनली 1 6। ओके अच्छा, दूसरा हो गया क्या, कॉइन में या तो 1 आएगा या फिर 6 आएगा। तो इसका बाद स्टार्ट हो जाएगा क्या, 6 1, 6 2, 6 3। ये पहला वाला जो मैं लिख रहा हूं ना, ये कॉइन का लिख रहा हूं, 6 4, 6 5 and your 6 6। These are the two things that can happen only, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सो कॉइन में 1, डाई में 1 से 6 तक, कॉइन में 6, डाई में 1 से 6 तक, क्योंकि कॉइन में हेड टेल नहीं है, उसका बजाय 1 और 6 लिखा है। अब हमारा इवेंट फर्स्ट बिट में देखते हैं, ई हो गया सम इज 3। तो खोजो यहां से कहां सम 3 है। ये पहला एक ही तो है शायद, हाँ ओनली 1, क्योंकि यहाँ पे तो 6 हो गया। तो ये हो गया हमारा 1 2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो मिल गया हमको 1/12। अब हम अगर सेकेंड बिट में आ जाते हैं इसका, ये बिट ए था, अगर बिट बी में आ जाते हैं, बोला है कि सम इज 12, सम इज 12। तो 12 भी तो मेरे को लगता है एक ही बार आया है, 6 6। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहां पे भी हमको मिल गया 1/12। ओके ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूछता कि सम इज 7, तो यहाँ पे हम निकालते दिस। ओके, सम इज 4, देखते हैं यहाँ पे 1 है एक ही बार। सम इज 7 दो बार आया है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। ठीक है, क्लियर ना? ओके, तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। विद दैट हम लोग प्रोबेबिलिटी भी खत्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके।